नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत को। और इससे पहले भी मैंने ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं ना वो आपको कुछ पार्ट में मिलेंगे। और यहाँ जो आप अभी वीडियो पढ़ने वाले हो वो एक ही वीडियो में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस यही अंतर है दोनों वीडियोस में, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, टॉपिक बिल्कुल सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था कि विश्व दो भागों में बट गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, जो बंटवारा हुआ था वो बर्लिन से स्टार्ट हुआ था। और बर्लिन क्या है कि जर्मनी की राजधानी है। वहाँ पे एक दीवार बनाया गया था, बर्लिन की दीवार। और वही क्या है कि पूरे जो विश्व का बंटवारा हो रहा था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो आप देखो, अगर हम इसके निर्माण की बात करें ना तो ये 1961 में बनाया गया था, 1961। फिर है अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर ये लंबा दीवार था। और इसको जनता ने क्या किया, गिरा दिया। क्योंकि जब दो ध्रुवीयता का अंत है ना ये चैप्टर, मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि दोनों महाशक्ति जो है उसका पतन होगा और फिर से वापस से एक ध्रुवीय हो जाएगा विश्व। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि जनता ने इसे गिरा दिया। और कब गिराया ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको डेट याद रखना है कि 9 नवंबर 1939 को, ठीक है, 9 नवंबर 1939 को ये दीवार गिरा दिया गया था जनता द्वारा। यहाँ पे कोई पुलिस सेना ये सब नहीं थी, डायरेक्ट जनता ने गिराया था। और ये जो विभाजन था ये किसके बीच था, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि पूर्व बर्लिन से लेके पश्चिम बर्लिन तक ये बंटवारा था। और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। फिर आप देखो यहाँ पे कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ओके, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बर्लिन की दीवार किनके बीच विभाजन के प्रतीक थी। तो आपको ये नहीं बोलना है कि यूएसए और यूएसएसआर के विभाजन का प्रतीक था, ये थी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक। ठीक है, जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया। बिल्कुल सही बात है कि देखो, विश्व को क्या है, दो भागों में इस दीवार ने बांट रखा है। तो जब ये गिर जाएगा तो फिर तो विश्व क्या है, एक तो हो ही जाएगा, दूसरी दुनिया का पतन हो जाएगा। तो ये बात थी। और आप देख लो, अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये किस के बीच विभाजन का प्रतीक है, तो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया। तो देखो, पूंजीवादी दुनिया है यानी अमेरिका, जिसे हम यूएस से कहते हैं। और अगर हम साम्यवादी दुनिया की बात कर रहे हैं तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। तो ये बात है। फिर आप देखो नेक्स्ट टॉपिक की सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या है ये पूछा जाता है। तो आप देखो 1917 यानी 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि रूस की जो क्रांति थी या फिर रूसी क्रांति कब हुई। तो डेट आपको याद रखना है, 1917 में हुई थी। और जिसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया था। और इसमें क्या किया गया था ना, पूंजीवाद का विरोध किया गया था इस क्रांति में। इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने की बात कही गई थी। और क्या कहा गया था कि हमें साम्यवाद अपनाना चाहिए। आप देखो, पूंजीवाद हो गया मतलब जो भी वहाँ उत्पादन का स्वामित्व है वो किसके हाथ में होता है, तो पूंजीपतियों के हाथ में होता है। यानी जितने भी संसाधन हो गए, उद्योग हो गए, सरकार हो गई, सारे पर किसका नियंत्रण रहेगा, तो वो पूंजीपतियों का, यानी बड़े बड़े जो वहाँ उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, अमीर लोग हैं, उनके हाथों में रहेगा। तो वो है पूंजीवादी व्यवस्था। और साम्यवादी मतलब क्या होता है ना कि जितना भी स्वामित्व है सभी चीज़ों का वो किसके हाथ में होता है, तो वो सरकार के हाथ में होता है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि यही विचारधारा के कारण दोनों में क्या था, आपस में विभाजन था। निजी संपत्ति का विरोध हुआ। अब ये साम्यवादी अपनाएंगे। साम्यवादी लोग क्या करते हैं, पूंजी जो है, जो भी निजी संपत्ति है उसका विरोध करते हैं। मतलब क्या है कि सरकार के हाथों में सारा हक होना चाहिए, ना कि निजी व्यक्ति के हाथों में। तो ये बात है। फिर आप देखो 1917 में रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। और अगर हम यूएसएसआर के अस्तित्व में आने की बात करें तो ये भी कब आया, तो रूसी क्रांति के वक्त ही आया था, यानी
1970 में ही ये क्या हुआ था, इसके बाद ये आया था। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आप देखो जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 मिनट 50 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि जब इतने जल्दी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ का हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखो यूएसएसआर का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदी में समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, गणराज्य इसको बोला गया, मतलब यहाँ पे लोगों का राज्य होगा, ये बात है। और ये आप देखो कि ये एक संघ था, सोवियत संघ, तो इसमें कोई एक देश नहीं होंगे, इसमें 15 देशों का ये गणराज्य था, मतलब 15 अलग अलग देश मिलके ये संघ बनाए थे। फिर आप देखो कि यूएसएसआर में एक ही पार्टी का शासन था और 15 देश में किस पार्टी का शासन था, तो मात्र एक पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, बस इसी का शासन था। और यहाँ विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे आप देखो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, आप देख लो कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी, बहुत सारी है। लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि सिर्फ एक ही पार्टी, और पार्टियाँ हो ही नहीं सकती है, तो ऐसे में विपक्ष तो होगा ही नहीं, तो ये बात है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने बहुत बार इस वर्ड का यूज़ किया कि दूसरी दुनिया, मैंने आपको बताया कि इसके बाद क्या, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। तो दूसरी दुनिया क्या है, देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप यूएसएसआर के साथ हो गया और इसी को दूसरी दुनिया कहते हैं। अब आपको पता होगा कि 1939 से लेके 45 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि जो दुनिया थी वो 2 भागों में बटी थी, मैंने आपको बताया, एक था यूएसए और दूसरा था सोवियत संघ। तो ऐसे में क्या हुआ ना, जो भी देश जो सोवियत संघ के साथ मिले थे उनको दूसरी दुनिया का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसे ही हम दूसरी दुनिया कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर आप देखो सोवियत संघ की मुख्य विशेषता, ये भी आपके क्वेश्चन में आते हैं कि सोवियत संघ की विशेषताएं लिखिए, और ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो देखो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, पहली कौन थी, तो अमेरिका थी, और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ। उन्नत संचार प्रणाली, यहाँ जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी उसी वक्त, तो इसलिए ये इसकी विशेषता है। विशाल ऊर्जा संसाधन, यहाँ जो ऊर्जा संसाधन की मात्रा है वो बहुत बड़ी मात्रा है, तो इसलिए विशाल ऊर्जा संसाधन। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी यहाँ का जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। आवागमन की अच्छी सुविधाएं, मतलब जो सड़क व्यवस्था है यहाँ पे ये बहुत अच्छी है, या फिर आप देख लो कि समुद्र से भी आवाजाही होती है, हवाई मार्ग से भी होती है, तो सभी यहाँ पे क्या थी, बहुत उन्नत थी। और राज्य का स्वामित्व, मतलब ये क्या थी, साम्यवादी थी, तो यहाँ पे स्वामित्व किसके हाथ में था, तो वो राज्य के हाथ में था। तो ये थी सोवियत संघ की विशेषता। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। अब आप देखो इनका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देखो कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के ये महासचिव बने थे, और वहाँ क्या है, सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और ये उसके महासचिव बने। मतलब क्या है कि एक तरीके से यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, इन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया। आप एक चीज़ समझो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था पिछले चैप्टर में, क्या हुआ था ना कि दोनों दुनिया में बहुत युद्ध होता था, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। ऐसे में दोनों क्या कर रहे थे ना, बस अपने आप को एक दूसरे से ऊपर दिखाने के लिए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 1945 में जो क्या है जापान पर परमाणु हमला हुआ था वो अमेरिका ने किया था, बस ये दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ, सोवियत संघ से ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो आप देखो कि दोनों की दुश्मनी कितने बड़े लेवल पे थी। ऐसे में क्या हुआ ना कि दोनों के बीच हथियारों की होड़ थी, मतलब एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में ये बस हथियार का निर्माण करते थे, और बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी पैसा था, जितने भी धन संसाधन, सारे का यूज़ कहाँ हो रहा था, तो वो बस हथियार बनाने में हो रहा था, क्योंकि दोनों का सपना था कि मैं एक से बढ़ के, मतलब एक दूसरे से दोनों आगे निकलना चाहते थे।
तो ऐसी सिचुएशन थी। अब ऐसे में क्या हुआ ना कि सोवियत संघ पिछड़ रहा था, क्योंकि आप देखो कि अगर आप देश का विकास चाहते हो तो हमें क्या है, सभी क्षेत्रों में विकास करना होगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवागमन हो, मतलब सारे क्षेत्र में। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही क्षेत्र था, सुरक्षा क्षेत्र, ठीक है, और हथियार वाला इलाका। तो ये सब को लेकर क्या है कि बहुत ज़्यादा होड़ लगी हुई थी। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि यहाँ पे ये पिछड़ने लगा था सोवियत संघ। पश्चिम देशों से संबंध सुधारने का काम किया, और इन्होंने क्या किया, पश्चिम देशों से संबंध सुधारने का काम किया। पश्चिम देश से कौन आ जाते हैं, तो अमेरिका ही आ जाता है। मतलब जब इन्होंने देखा कि क्या है, सोवियत संघ पिछड़ रहा है, तो इन्होंने सोची कि सारी दुश्मनी हम भुलाते हैं और उससे संबंध सुधारते हैं। फिर आप देखो, लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनैतिक सुधार व लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। अब आप एक बात समझो कि जब इतने अच्छे काम इन्होंने किया, ठीक है, संबंध सुधारे, लोकतंत्र को अपना रूप देने का प्रयास किया, है ना, आर्थिक राजनैतिक सुधार किए, लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई, बहुत सारे अच्छे काम किए, तो फिर ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि ये यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति रहे, मतलब यूएसएसआर फिर ख़त्म क्यों हो गया। तो देखो क्या हुआ था ना उस वक्त कि वहाँ एक ही पार्टी का शासक था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का, और उसके दिमाग में बस एक ही बात था ना उन लोगों के कि हमें क्या करना है, अमेरिका से आगे निकलना है। तो और वो अपनी जनता को भी यही बताते थे कि हम बहुत आगे हैं, अमेरिका हमसे पीछे है, मतलब अपना वर्चस्व अपने देश में बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि जनता इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही थी कि हाँ, हमारा देश क्या है, विकास कर रहा है। लेकिन उनको रियल जो बातें थी, जो अंदर की बात थी, वो उन्हें पता ही नहीं थी कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, सोवियत संघ खोखला होता जा रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पे देखो कि क्या हुआ ना कि इनकी नीति ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई और सोवियत संघ को डुबो दिया, क्योंकि देखो कि इन्होंने क्या किया ना, जो बात थी वो क्लियर कर दी। इन्होंने जनता को डायरेक्ट सारा बात बता दिया कि क्या है, हमारा सोवियत संघ विकास नहीं कर रहा है, हमें इस तरीके से काम करना होगा। ये सोच के बताएं कि अगर मैं जनता को बता दूंगा तो जनता हमारी हेल्प करेगी और हम हमारे में क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे। लेकिन आप देखो कि क्या हुआ ना कि वहाँ के जो नेता थे, इनके अलावा जो और नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हें क्या लगा कि गोर्बाचेव ने जल्दी कर दी जनता को ये बताने में। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो चाह रहे थे कि जनता को अभी इसी तरह अंधेरे में रखते हैं, धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन इन्होंने तो एक बार में बता दिया। तो इसलिए नेता भी इनसे नाराज़ हो गए और जनता भी कहीं ना कहीं नाराज़ तो हो जाएगी, क्योंकि उनको क्या थी, उम्मीद थी अपनी सरकार से कि हाँ, हम आगे हैं उनको, और उनको अचानक अगर पता चले कि वो विकास नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि झटका तो लगेगा। तो इसलिए क्या है ना कि दोनों के चक्कर में, यानी एक तरफ जनता भी इनके अगेंस्ट चली गई और दूसरी तरफ क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी इनके अगेंस्ट में चले गए, और इन्हीं दोनों के बीच में जब संघर्ष हुआ तो सोवियत संघ का पतन हो गया, उसके बाद सोवियत संघ खत्म हो गया। तो ये मेन कारण था। आई होप अब आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, मैंने स्टोरी की तरह बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। इससे इजी अब मैं नहीं समझा सकती हूँ, ये बहुत हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब देखो सोवियत संघ का विघटन, अब विघटन हुआ तो देखो क्या हुआ, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि विघटन की अगर हम बात करते हैं तो 1991 में दिसंबर में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, वहाँ के 3 बड़े गणराज्य थे कौन कौन, तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस, तीनों ने मिलकर सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। और कब किया, तो आप देखो 1991 दिसंबर में, और दिसंबर भी कब, तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन इन्होंने ये घोषणा की कि आज की बात से क्या है, सोवियत संघ का पतन हो गया, ये अब समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूल बना, और जो 15 उसमें राष्ट्र थे शामिल, मैंने आपको बताया था, वो क्या है, सब अलग अलग हो गए और सबका अपना राष्ट्रकूल बना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है ना कि जो भी हक था सोवियत संघ के पास, जो भी उसकी भूमिकाएं थी, वो किसे दी गई, तो वो रूस को दी गई।
तो ये बात है। सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता मिली। अब ये सुरक्षा परिषद क्या है यानी यूएनओ क्या है, ये आपको 6th चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक क्या है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इसमें क्या है, अस्थायी सदस्यता दी गई रूस को। किसकी जगह पे, तो सोवियत संघ की जगह पे, और सोवियत संघ खत्म हो गया। और अगर हम बात करें ना कि यूएनओ के कुल जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन है, तो आप देख लो, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका, ये पांचों क्या है, इसके अस्थायी सदस्य हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखो, ये है सोवियत संघ के विघटन के कारण, कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। मैंने आपको वो तो बता दिया, वो मेन स्टोरी है, लेकिन एग्जाम में आप वैसे तो नहीं लिखोगे। तो एग्जाम में लिखने के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना। ऐसे एग्जामिनर को क्या होता है ना, वो इम्प्रेसिव लगता है ऐसे लिखना, तो इसलिए क्या होगा, वो आपको मतलब आपका मार्क्स कट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं दे देंगे। 5 है तो 6 नंबर का तो आपको नहीं दे देंगे, लेकिन 5 है तो आप अच्छे से लिखोगे तो 5 नंबर पूरा दिया जाएगा। तो देखिए, राजनैतिक आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी, जो वहाँ की राजनैतिक आर्थिक संस्थाएं थी उसमें क्या थी, कमजोरी थी। ये विघटन का पहला कारण बनता है। फिर है संसाधनों का दुरुपयोग, वहाँ पे संसाधन जो थे उनका दुरुपयोग किया जा रहा था, ये बात थी। फिर थी कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, मैंने आपको बताया। सरकार की जनता की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थता, मतलब सरकार क्या थी, जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, ये वो असमर्थ थी करने में, इसलिए। फिर है जनता को गलतफहमी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, और जनता को क्या गलतफहमी थी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का विशेषाधिकार, और जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, क्योंकि आप देखो वहाँ और पार्टी की जगह ही नहीं थी, विपक्ष का कोई जगह नहीं था यूएसएसआर में, तो ऐसे में उनके जो नेता थे ना, उनको बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। इसलिए आप देखो, ज़्यादा जब आप किसी को शक्ति दे देते हो ना, तो उसका मन इसी तरह अपने आप बढ़ जाता है। तो उसी वक्त क्या मतलब, उस वक्त क्या हुआ ना, यही सिचुएशन वहाँ की नेताओं के साथ हो गया। उनको अपना सारा कुछ तो मिल ही रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब इस तरीके से उन्होंने जो हथियार थे उसका होड़ स्टार्ट कर दिया कि लास्टली सोवियत संघ का पतन हो गया। और गोरबाचेव की नीति, ये थी अच्छी नीति, लेकिन क्या है कि गलत तरीके से ये काम कर गया, तो इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर हम देखते हैं विघटन के परिणाम। अब विघटन तो हो गया, तो इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हुए होंगे, ये पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। आप देख लो, जो भी हेडिंग है ना, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए, विघटन के कारण बताइए, विघटन क्यों हुआ, सारा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सोवियत संघ के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। बिल्कुल सही बात है कि 2 महाशक्ति थी, जब एक खत्म हो जाएगी तो एक ही बचेगी विश्व में, तो ये बात थी। फिर है शीत युद्ध की समाप्ति। जो शीत युद्ध था, मतलब दोनों के बीच जो युद्ध होने की संभावना रहती थी, वो खत्म हो गई। हथियारों का होड़ का अंत हो गया, जो हथियार का होड़ लगा था ये क्या है, समाप्त हो गया। दूसरी दुनिया का पतन हो गया, ये जो दूसरी दुनिया थी उसका क्या हुआ, पतन हो गया। नए देशों का उदय हुआ। अब आप देखो किसमें 15 जो देश शामिल थे, वो वापस से क्या है कि उसका उदय होने लगा था, तो ये बात है। फिर ये विचारधारा की लड़ाई खत्म, यानी जो पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा आपस में जो टकराती थी, ये लड़ाई भी खत्म हो गई। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब ये क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इसलिए वहाँ पे बताते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था थी यूएनओ की तरह, उसका महत्व क्या है, बढ़ गया था, क्योंकि आप देखो कि सभी देश अलग अलग हो गए थे। ऐसे में क्या है, सभी को कोई ना कोई नीति बनानी थी, अपने देश को आगे बढ़ाना था, तो इसलिए क्या है, इन सब का महत्व बढ़ने लगा था। फिर अब देखो मध्य एशिया, ये क्या है, मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बहुत हड़बड़ी में बनाए गए। यानी जो मध्य एशिया का जगह है ना, क्षेत्र है, वहाँ पे संविधान बहुत तेजी में बना था।
क्या हुआ था, कुछ देशों के राष्ट्रपतियों को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी। कुछ जो देश थे उसके राष्ट्रपतियों को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी। और आप देखो, शक्ति देने से मैंने अभी भी आपको बताया कि क्या है, मन बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दो देशों के आप नाम याद रखना। आप देखो यहाँ पे कितना अजीब बात हुआ था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना, उनका चुनाव नहीं हुआ था, किन्हीं ने भी उन्हें मतलब चुना नहीं था। वो अपने मन से खुद को 10 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बना लिया था। देखो कितनी महान बात हो गई थी वहाँ पे। आप ये देश का नाम अच्छे से याद रखना, मे भी क्या हो एग्जाम में आ जाए। तो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के राष्ट्रपतियों ने अपने आप को 10 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बना दिया और यहीं पे रुके नहीं। आप देखो कि कुछ समय बाद ये जो समय सीमा थी ना, इसको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा लिया, मतलब फ्री में 20 साल के लिए वो राष्ट्रपति बन गए। कितनी बड़ी बात है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आए थे मध्य एशिया के क्षेत्र में। फिर आप देखो, रूस तथा अन्य देश जो कभी सोवियत संघ में शामिल हुआ करते थे, लगभग 10 साल बाद यानी कि 2000 में दोबारा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करने लगे। आप देखो कि जो रूस ऐसे देश शामिल थे सोवियत संघ में, जब उसका विघटन हो गया, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका विघटन हो जाता है तो आपको वापस से संभलने में थोड़ा वक्त तो लग जाता है। तो इन देशों को भी क्या है, लगभग 10 वर्ष लगा वापस से क्या है सुधरने में, अपने पोजीशन में वापस आने में। और 2000 जो वर्ष है, 2000 तक क्या है, ये दोबारा से अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करने लगे। फिर आप देखो कि अर्थव्यवस्था में विकास के कारण, देखो मैंने आपको बताया था कि इसका विघटन कब हुआ, तो 1991 में हुआ। और हम 2000 की बात करें तो लगभग 10 साल हुए। ठीक है, फिर देखते हैं अर्थव्यवस्था में विकास के कारण। अब आप सोचोगे कि 10 वर्षों में ही इतना विकास कैसे कर लिए, क्योंकि आप देखो, आपको पता होगा कि 200 वर्षों तक अंग्रेज भारत रह के यहाँ पे शासन किए थे, है ना। और उससे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद 1947 में हमने आज़ादी पाई और अंग्रेज यहाँ से चले गए। लेकिन आप देखो कि इतना वक्त हो गया, अभी भी भारत क्या है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि डेवलप नहीं है, लेकिन अभी सोने की चिड़िया जो उस वक्त जो गरिमा थी, वो वैसा बनने में भारत को अभी भी कुछ वक्त बाकी है ना। हम प्रोसेस में हैं, हम विकासशील हैं, लेकिन विकसित अभी नहीं हुए हैं। तो ये बात है। लेकिन अब आप सोचोगे कि इन्होंने इतनी जल्दी विकास कैसे कर लिया, तो देखो विकास के कुछ यहाँ पे कारण बनते हैं। क्या है, यहाँ के खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु, प्राकृतिक संसाधनों को निर्यात किया। मतलब अगर हम प्राकृतिक स्थिति से देखें ना, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में थे। यहाँ पे खनिज तेल की बहुत बड़ी मात्रा है, प्राकृतिक गैस है, धातु है। तो ऐसे में क्या है ना, ये सब अगर रहेगा आपके पास तो आप विकास कर लेते हो, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो सभी देशों को चाहिए। तो ऐसे में जब आप निर्यात करते हो तो उसके बदले आपको क्या है, पैसे मिलते हैं, और पैसे से विकास हो जाता है। तो इसलिए ये ठीक है, वापस से इनका अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। फिर देखो, बाकी देशों को पाइपलाइन अपने यहाँ से गुजारने पर इन्हें किराया भी मिलता था। अब खनिज तेल कोई हाथ में तो लेके नहीं जाने वाली चीज़ें हैं, तो इसके लिए क्या है, पाइपलाइन बनाया जाता है ज़मीन के अंदर। पाइपलाइन मैं आपको पढ़ाया होगा मैंने पहले भी, तो बचपन में आपने पढ़ा होगा पाइपलाइन के बारे में। तो ये ज़मीन के अंदर का रास्ता होता है जहाँ से खनिज तेल, पेट्रोलियम ये सब ले जाया जाता है दूसरे देश। तो ऐसे में क्या है कि अगर इनके देश से ये पाइपलाइन गुजरेगा तो इनको इनका रेंट भी मिलता था। तो ऐसे इनको क्या है, डबल फ़ायदा हो रहा था। एक तो जो चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे संसाधन का भी पैसा मिला, और वापस से जो पाइपलाइन पे किराया मिला वो भी मिल जा रहा था। तो ऐसे में क्या है, इनका विकास अच्छे से बहुत जल्दी होने लगा। फिर देखो, संघर्ष और तनाव, मतलब क्या है, इस बीच ऐसा नहीं है कि वहाँ पे संघर्ष नहीं करना होगा या फिर युद्ध या फिर किसी भी तरीके का तनाव नहीं आया होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि रूस के 2 गणराज्य जो थे, चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। जब सोवियत संघ का खत्म हो गया, आप देखो ये गार्जियन की तरह काम कर रहा था, और 15 जो देश थे वो बिल्कुल मेंबर की तरह रहते थे अच्छे से। लेकिन आप सोचो कि गार्जियन अगर नहीं रहता है तो किस तरीके से होता है कि सभी आपस में लड़ने लगते हैं। उसी तरीके से क्या हुआ ना कि वो देश क्या है, आपस में लड़ने लगे। तो चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले।
फिर तजाकिस्तान जो जगह है वहाँ 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। गृह युद्ध मतलब होता है ना ऐसा युद्ध जहाँ हमला आपके बाहर का देश नहीं करता है, बल्कि आपके देश के अंदर ही किसी कारण को लेकर लड़ाइयाँ होती, जैसे जातिवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, कुछ भी लेकर, रंग भेद, कुछ भी लेकर अगर युद्ध हो रहा है तो वो होता है गृह युद्ध। तो तजाकिस्तान में भी। फिर वहाँ एक ऐसा देश है लेकिन चेकोस्लोवाकिया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है जो शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया, तो ये था चेकोस्लोवाकिया, जो आराम से 2 भागों में बट गया। पहला बन गया चेक और दूसरा बन गया स्लोवाकिया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है तजाकिस्तान के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी की, कि शॉक थेरेपी आखिर क्या था। तो आप देखो, सोवियत संघ के पतन के बाद जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया। मतलब पहले तो मैंने आपको बताया कि ये क्या अपनाते थे, साम्यवाद अपनाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये पूंजीवादी अपनाने लगे। यह साम्यवाद का पूंजीवाद की तरफ संक्रमण ही शॉक थेरेपी कहलाया। बिल्कुल सिंपल कि पहले साम्यवाद मानते थे, वापस से जब पूंजीवाद मानने लगे तो ये इसका इधर जाना क्या कहलाया, शॉक थेरेपी कहलाया। शॉक मतलब क्या होता है, मतलब हम अचानक जब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ना अचानक घबरा जाना, उसी तरीके से शॉक थेरेपी। फिर आप देखो कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। और इनका जो तरीका था बढ़ने का, मतलब आप देखो इन्होंने क्या किया होगा कि सरकार का निजीकरण कर दिया, उद्योगों का निजीकरण किया होगा, कृषि का, उद्योग का। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया ना, एक खास पैटर्न अपनाया था। जो मध्य एशिया के देश थे और पूर्वी यूरोप के देश थे उन्होंने, तो यही खास मॉडल को ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शॉक थेरेपी क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शॉक थेरेपी में आए बदलाव। जब हम कोई चीज़ को अपनाते हैं तो इसका बदलाव तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। तो यहाँ आप देखो कि सभी देश पूंजीवाद अपनाने लगे, क्योंकि क्या है, इन्होंने पूंजीवाद की तरफ अपना रुख किया तो सभी पूंजीवाद अपनाने लगे। निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ा, मतलब क्या है, पूंजीवाद में यही तो होता है कि चीज़ों का निजीकरण हो जाता है। तो ये बात हो गई। फिर है राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा, और जो भी संपदा राज्य की थी, जो भी हक था राज्य के पास, सारा निजी हाथों में चला गया। खेती का तरीका बदल गया और व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माना गया। और क्या माना गया कि व्यापार से ही विकास होगा और सबसे क्या होगा, नहीं होगा विकास। फिर है मुफ्त व्यापार व पश्चिम देशों से व्यापार बढ़ा। और मुफ्त व्यापार मैंने आपको बताया है बहुत बार कि जब कोई देश फ्री ट्रेड करता है, यानी एक्स्ट्रा जो टैक्स होता है, टैक्स फ्री अगर हम ट्रेड करते हैं ना एक दूसरे देश बीच में, तो यही कहलाता है मुफ्त व्यापार। मतलब जो भी सामान है बस उसका पैसा लिया जाता है, एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि पश्चिम देशों से व्यापार बढ़ा, यानी जो अमेरिका तरफ के देश हो गए। तो अब देखो शॉक थेरेपी के कारण तो आपने पढ़ लिया जो बदलाव आए। अब परिणाम पढ़ते हैं कि इसका रिजल्ट अब क्या आया। तो देखिए शॉक थेरेपी का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। आप देखो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, रूस का ढांचा चरमरा गया, जनता बर्बाद होने लगी, 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। मतलब इतना आप देख लो कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है ना तो वो मात्र 4 रुपये में बेच दी गई। सोचो कितना ज़्यादा नुकसान उन्हें लेना पड़ा होगा। तो इस तरीके से जरा शॉक थेरेपी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था उन देशों को। रूस की जो मुद्रा थी रूबेल, ये आप देख लो, यहाँ पे एक बात याद रखनी कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है, रूबेल, उसमें गिरावट आ गई, महंगाई बढ़ी और लोगों की जमा पूंजी जाने लगी। अब क्या है, जब पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी तो महंगाई तो बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या हुआ ना कि जो लोगों की सेविंग थी, जमा पूंजी थी, वो भी खत्म होने लगी। खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा जिससे माफिया बढ़ उभरा। अब खाने के लिए तो सभी को कुछ चाहिए होगा, तो ऐसे में क्या है कि बाहरी देशों से मंगवाना पड़ा खाने के लिए, खाद्यान्नों की कमी हो गई। तो इससे क्या है, माफिया वर्ग उभरा, मतलब बीच का जो वर्ग जिसे हम कहते हैं बिचौलिया, वो वर्ग भी उभरा था इस वक्त। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखो कि शॉक थेरेपी का परिणाम बहुत दुखदायक था इन देशों के लिए।
फिर आप देखो भारत और सोवियत संघ के संबंध। अब आप सोचो कि सोवियत संघ जब अमेरिका के साथ इतना इसका बुरा संबंध था तो भारत के साथ कैसा होगा। तो इसी पे हम बात करते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध काफ़ी मधुर थे। आप मतलब सोच नहीं सकते हो कि इतने अच्छे संबंध हमारे फिर वापस किसी देश से नहीं बने हैं। तो बहुत अच्छे संबंध थे हमारे। आप देख लो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरीके के संबंध थे। अब देखो पहले हम आर्थिक संबंध को देखते हैं कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मदद की, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं ना भारत की, जैसे बोकारो में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, विशाखापत्तनम में है, भिलाई में है, जो भी इस्पात कारखाने हैं ना वहाँ पे तकनीकी सहायता सोवियत संघ ने दिया था हमें। वो मतलब बहुत गाइड करता था भारत को, बिल्कुल एक गार्जियन की तरह वो हमें लेके चलता था। विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार किया। और जब हमारे पास क्या स्थिति, आप देखो कि जब अंग्रेज गए थे तो भारत की स्थिति क्या है, बहुत बुरे हालत में छोड़ गए थे। तो ऐसे में क्या है ना कि वो जो सोवियत संघ है वो भारत की बहुत अच्छी तरीके से मदद करता था। जब हमारे पास पूंजी की कमी थी तो वो रुपये को ही माध्यम बनाकर व्यापार किया करता था। फिर राजनीतिक संबंध। यूएसएसआर ने कश्मीर के मामले में यूएनओ में भारत के समर्थन किया। यूएनओ देखो आप इंटरनेशनल, मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ऐसे में क्या है ना कि वहाँ पे भी जब भी भारत का साथ देने की बात होती है तो यूएसएसआर हमेशा खुल के सामने आता था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा है बहुत फेमस है और बहुत बार इसको लेकर क्या है यूएनओ में बात छिड़ी है। और जब भी ऐसी कोई बात होती थी यूएसएसआर सामने आकर भारत का समर्थन करता था कश्मीर मामले में, और भारत के बुरे दिनों में हमेशा मदद की। जो 1971 में भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था बांग्लादेश को लेकर, उस वक्त भी क्या है कि भारत की मदद की थी। राजनीतिक संबंध में आप ये सब देखो क्या हुआ था ना कि इसने सैन्य सहायता दी थी भारत को हथियार दिया था। ऐसे समय में सैन्य सहायता दी जब कोई भी सैन्य सहायता देने को तैयार नहीं था। इन्होंने मदद तब की थी जब क्या है कोई और देश तैयार नहीं था मदद के लिए। फिर आप देखो भारत और रूस के संबंध। अब आप देखो कि इसका जो उत्तराधिकारी था वो रूस को बनाया गया था, तो सोवियत संघ के साथ रिलेशन तो बहुत अच्छा था। तो अब क्या है कि रूस के बारे में भी हमें जानना चाहिए। और आप देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग जो बच्चे होते हैं ना उनसे ये क्वेश्चन, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध बताइए और भारत और रूस के संबंध बताइए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि दोनों के संबंध में एक ही बातें लिखते हैं। लेकिन आप देखो ऐसा नहीं है, रूस क्या है उसका अलग रिलेशन है हमारे साथ, और जो सोवियत संघ है उसका रिलेशन अलग था हमारे साथ। भले ही क्या दोनों के साथ संबंध मधुर है लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए हमें चीज़ें अलग अलग लिखनी है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए रूस से हमारे संबंध का हमेशा मजबूत रहे हैं। मतलब क्या पहले सोवियत संघ से था उसके बाद रूस से मजबूत रहे हैं। यह हमारा सच्चा मित्र है जो हमेशा मदद को तैयार रहता है। ये भी क्या है हमेशा मदद को तैयार रहता है। रूस हमेशा भारत का मददगार रहा है, कभी हथियार देकर तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर। जो क्रायोजेनिक रॉकेट है ये भारत को किसने दिया, तो रूस ने दिया। और आप देखो कि ये क्या है हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, बिल्कुल सोवियत संघ की तरह। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। और आप देखो बहुध्रुवीय मतलब क्या होता है, जैसे ये चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब यहाँ पे दो ध्रुव थे। मतलब क्या है कि विश्व के जो महाशक्तियाँ हैं वो दो भागों में बटी हुई थी, रूस और सोवियत संघ और अमेरिका। लेकिन इनका क्या सपना है ना भारत की तरह कि वो बहुध्रुवीय चाहते हैं, मतलब बहुत सारी शक्तियां हो विश्व में। ठीक है, भारत की अपनी शक्तियां हो, चाइना की हो, रूस के हो, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब सभी का अपना अपना स्थान हो। ऐसा नहीं है कि कोई को सबसे ऊपर दे दिया जाए और किसी को नीचे कर दिया जाए, ये नहीं चाहते हैं। सुरक्षा का सामूहिक जिम्मेदारी हो। और क्या करना चाहिए कि हमें सामूहिक जिम्मेदारी से सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब हमारे आपस में लड़ने के लिए सुरक्षा नहीं होना चाहिए, हमें ओजोन लेयर के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो प्राकृतिक का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे खर्च करना चाहिए, विज्ञान पे, प्रौद्योगिकी पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना आपस में लड़ने के लिए, फिर से आप देखो परमाणु हथियार में
पैसा वेस्ट हो रहा है, तो इसी सब चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन क्या है, ये दोनों ऐसा नहीं चाहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो भी झगड़े हैं, हम चाहते हैं कि उसका निपटारा क्या हो, हमेशा बातचीत से हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, तलवार की नोक पर ही बात की जाए। हम बातचीत से जो झगड़े हैं उसको सुलझाना चाहते हैं। फिर आप देखो कि दोनों के बीच बहुत सारे समझौते भी हुए हैं। 2001 में दोनों के बीच सामरिक समझौते के रूप में 80 समझौते हुए। आप सोचो कि बहुत ज़्यादा है, 80 समझौते हुए एक बार में 2001 में। भारत और रूस के बीच में दोनों देशों ने रक्षा व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते किए, और ज़्यादातर जो समझौते वो रक्षा व्यापार के क्षेत्र में ही हैं। फिर है व्यापार में बढ़ोतरी। दोनों के बीच क्या है, व्यापार पुराने समय से ही चलता आ रहा है। मैंने आपको बताया भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। जो खरीदार है ना भारत हथियार का, वो दूसरे स्थान पे आता है। मतलब रूस से सबसे ज़्यादा हथियार में दूसरे स्थान पे भारत आता है। भारत के तेल के संकट के दिनों में भारत ने रूस से तेल निर्यात किया, और जब क्या है कि भारत में तेल संकट था, तो भारत ने क्या किया था कि रूस से ही तेल को मंगवाया था, निर्यात किया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।